सो वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन एंड 6 टॉपिक्स हम इस चैप्टर के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब तक। और वो 6 टॉपिक्स हैं। द फर्स्ट टॉपिक वाज द लीनियर मोमेंटम एंड द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, देन इम्पल्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन इलास्टिक कोलिजन एंड कोलिजन्स। तो टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन यू विल गोइंग टू एंजॉय इट। द सेवेंथ टॉपिक वी आर स्टार्टिंग, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। सो सेंटर ऑफ मास, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स एंड पूरी की पूरी फिजिक्स इस बात पे टिकी हुई है कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है। एंड अभी हम 2 टॉपिक्स इस पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड देन विल सी द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इट्स कनेक्शन टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Now, if we go by the definition, it says that the center of mass of a system of masses is the point where the system can be balanced in a uniform gravitational field. कहने का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि पूरी सिस्टम का मास वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है एंड वो पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सपोज यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है एंड एक का मास m2 है। आपको दिख भी रहा होगा m1 थोड़ा बड़ा है, m2 जो है वो थोड़ा कम है। अब हमने क्या किया, इन दोनों मासेस को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, एक रोड से कनेक्ट कर दिया, एक बहुत ही हल्की रोड से कनेक्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि एक रस्सी हम इस पे लटकाएं इन द वर्टिकल डायरेक्शन सच डैट कि ये जो मासेस है ना ये बैलेंस हो जाए। मतलब हमने कभी यहाँ ट्राई किया, बैलेंस नहीं हुआ, इस साइड वेट ज़्यादा हो रहा था, फिर ये मतलब रोटेट कर रहा था, बट इस पॉइंट पे क्या हुआ कि ये बैलेंस हो गया इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कहने का मतलब ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों का जो मासेस हैं, उसका जो टोटल मास है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तभी तो यहाँ पे बैलेंस हो गया ये। सो यू कैन थिंक सेंटर ऑफ मास एज द एवरेज लोकेशन ऑफ सिस्टम्स मासेस। बोला समझ जाए एवरेज लोकेशन का मतलब, देखो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दोनों सेम मास होते हैं, मतलब इसका मास भी m होता, इसका मास भी m होता, और इसको हमने एक लाइट रोड से कनेक्ट किया होता। अब आप खुद सोचो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा होता, जस्ट एट द सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि दोनों तरफ मास m ही है, तो ये इस पॉइंट पे पूरा बैलेंस कर जाएगा। अगर पूरी लेंथ अगर ये l होती तो द सेंटर ऑफ मास वुड बी जस्ट एट द मिड पॉइंट, जस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस लाइन। एंड मैथमेटिकली वी राइट दैट अगर मैं जैसे xcm लिखूं, मतलब ये सेंटर ऑफ मास क्या होगा, दिस वुड बी m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर सकते हो। सपोज कि अगर मासेस जैसे mm है, मतलब दोनों के मास सेम है, तो इसमें xcm कितना आ जाएगा, xcm वुड बी mx1 प्लस mx2 डिवाइड बाय m प्लस m। तो ये कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। जस्ट एट द सेंटर, इन दोनों के सेंटर पे आ गया ना ये। और ये x1 x2 तो आपको शायद क्लियर ही होगा। x1 इज द लोकेशन ऑफ मास m1, x2 इज द लोकेशन ऑफ मास m2, और xcm ये है, ये सेंटर ऑफ मास। तो इस फॉर्मूले से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। एंड इस फिगर से हम ये लोग देख सकते हैं कि जिस तरफ मास हैवी होता है ना, तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे इस केस में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका मास हैवी है एज कंपेयर टू दिस, तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। बट अगर दोनों के मास सेम है, m1 m2, ये दोनों अगर सेम हो गया इज इक्वल्स टू m, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास जस्ट एट द मिडल है, जो कि हमने अभी फॉर्मूले से भी वेरीफाई किया। सेकेंडली अगर इस केस में क्या है कि थर्ड वाला जो है इसका जो है मास वो ज़्यादा हो गया m2 का इस केस में, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो मैं यही लेता हूँ एग्जांपल। सपोज कि x1 की जो वैल्यू है वो 0 है, x2 की वैल्यू जो है, मतलब ये लोकेशन है मास m1 का, वो 0 लोकेशन पे, x2 जो है वो
0.80 मीटर पे है एंड m1 हमें दे रखा है 0.325 kg एंड m2 हमें दे रखा है 0.166 kg। जैसे अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, सो दिस इज द x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, एंड ये जो है ये x2 है, ये जो लोकेशन है वो x1 है एंड दिस इज द ओरिजिन। सो इसलिए हमने x1 को 0 लिया है। x2 की जो वैल्यू है ये हमें दे रखी है 0.80, m1 m2 हमें दिए हुए। अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, जो xcm है ये क्या होगा। सिंपल जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ के आया है, xcm इज व्हाट, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब अगर आप वैल्यूज पुट करोगे, देखो m1 x1 0 है तो ये तो फिर टोटली 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस m2 x2, so 0.166 into x2 is 0.80 divided by m1 plus m2. m1 is 0.32 kg, m2 is 0.166 kg, and on solving you will get the value of xcm. मैं यहाँ लिख देता हूँ, xcm you will get this value to be 0.270 मीटर। So this is, यहाँ पे अगर ये xcm है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.270 मीटर। तो बेसिकली आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो इस सिस्टम का जो मास है इट इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट xcm। सो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं। चलिए, ये अभी हमने देखा था सेंटर ऑफ मास फॉर 1 डायमेंशन। अब हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में है तब हम उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। सो ये एक हमारे पास सिस्टम है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एंड हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सो देखो यहाँ पे इन्फिनाइट पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो अगर मैं जैसे इस वाली पार्टिकल को नाम m1 दूँ तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा x1, ऐसे कुछ y कोऑर्डिनेट होगा y1। सिमिलरली अगर इसको मैं m2 नाम दूँ तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा x2, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट होगा y2। सिमिलरली सो ऑन, जितने पार्टिकल्स उतने उसके कोऑर्डिनेट्स। नाउ xcm मतलब उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ अभी हमने देखा था, बट वो हमने 2 पार्टिकल्स के लिए देखा था। अब यहाँ पे इन्फिनाइट पार्टिकल्स हो सकते हैं। सो xcm दिस इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हैं, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। नाउ इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सिग्मा mx sum of the particles m into x divide by the total mass. Now total mass को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, this total mass is m1 plus m2 plus m3 and so on। तो मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल M like this, ठीक है। Similarly we can find the y coordinate for the center of mass ycm. This would become m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 and so on, divide by the total mass m1 plus m2 plus m3 and so on। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा m into y डिवाइड बाय कैपिटल M। कैपिटल M इज द टोटल मास। सो अगर मल्टीपल पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर और 2 डायमेंशन में है, तो हम इन 2 फॉर्मूले से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। नाउ अगर फिगर सिमेट्रिक है, कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास है इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में अगर आप देखो, नाउ अगर इन 3 एग्जाम्पल्स में आप देखो तो दिस इज अ स्फेयर एंड स्फेयर का ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है, उसके सेंटर पे, तो ये है उसका सेंटर। एंड क्योंकि ये जो स्फेयर है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि डेंसिटी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, एग्जैक्टली पूरी की पूरी फिगर में डेंसिटी सेम ही है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, मतलब इस केस में ये होगा। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, दिस इज फिजिक्स की बुक है ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, एंड इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास cm।
नाउ अब अभी हमने देखा था कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, मतलब ये सिस्टम है इसके अंदर भी लाई कर सकता है और इसके बाहर भी लाई कर सकता है। बोला ये कैसे? यहाँ पे अगर आप बात करो तो एक टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर का होगा सेंटर पे, और सेंटर में कोई मास है नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट का सेंटर में बीच में तो खाली है ना, बट इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर में ही होगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। ये मत सोचना कि सेंटर ऑफ मास केवल वहीं होता है जहाँ पे मासेस प्रेजेंट है, नहीं, इट कैन बी प्रेजेंट ऑन द सिस्टम, इट कैन बी प्रेजेंट आउटसाइड द सिस्टम। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है, स्पेस है, बट फिर भी सेंटर ऑफ मास वहाँ लाई कर रहा है बिकॉज इट इज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, यही इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, इसलिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है। तो डेफिनेशन तो मैंने बहुत दे दी, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं एंड देन यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द सेंटर ऑफ मास इन 2 डायमेंशन। सो ये है एग्जांपल एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्सन ने अपने आर्म को, जो अपर आर्म है उसको बिल्कुल वर्टिकल रखा है एंड जो लोअर आर्म है उसको हॉरिजॉन्टल रखा है। एंड जो अपर आर्म है इसका सेंटर ऑफ मास हमें दिया हुआ है, ये दिस इज सेंटर ऑफ मास एंड ये लोकेशन है 0.18, मास इसका है 2.5 kg एंड दिस इज द लोकेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट अगर मैं लोअर आर्म की बात करूं तो ये है लोकेशन सेंटर ऑफ मास की विच इज़ 0.12 मीटर एंड अगर मैं आपकी हैंड की बात करूं तो वो है 0.64 kg एंड जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ लोकेट कर रहा है एक्स एक्सिस से 0.40 मीटर। हमें ये निकालना है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। सो वही बेसिक फॉर्मूलेज हम लोग यूज़ करेंगे जो अभी हमने देखे थे। एक्सीएम, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, m1x1 प्लस m2x, देखो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं तो हम 3 तक जाएंगे, m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो मैं इसको m1 लेके चल रहा हूँ, दिस इज m2 एंड दिस इज m3। तो देखो m1 का जो है x कोऑर्डिनेट वो तो 0 है क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट पे लाइव कर रहा है, x कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, तो मैं इसको लिख दूँ तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगी। सो 0 प्लस m2x2, नाउ m2 क्या है यहाँ पे, x2 कितना है 0.12, सो 1.6 मल्टीप्लाइड विद 0.12 प्लस m3x3, सो m3 कितना है 0.64 मल्टीप्लाइड विद x3। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम जितने भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं। यहाँ से x3 ये है, x2 ये है, x1 ये है, ये मत सोचना कि ये हो जाएगा x3 ना। तो जितने भी हमें डिस्टेंस मेजर करने होते हैं वो ओरिजिन से मेजर करने होते हैं, या जहाँ आपने डिफाइन किया है वहाँ से मेजर करने होते हैं। सो 0.64 मल्टीप्लाइड विद दिस इज 0.40 एंड डिवाइड बाय द टोटल मास। तो टोटल मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3, तो टोटल मास जो आ जाएगा दिस विल बी 4.7 kg कैपिटल M। तो दिस इज 4.7 kg एंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर टू बी 0.095 मीटर। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, बोलो यार, YCM सेम फॉर्मूला m1y1 प्लस m2y2 एंड सो ऑन। देखो अब मैं 1 की बात करूं तो इसका y कोऑर्डिनेट है 0.18, सो 2.5 मल्टीप्लाइड विद 0.18 प्लस, ना देखो जो मास 2 है और मास 3 है ये x कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, तो मतलब y कोऑर्डिनेट तो उसका 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 डिवाइड बाय टोटल मास विच इज 4.7 kg। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 0.095 मीटर। तो ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट भी 0.95 है और y कोऑर्डिनेट भी 0.095 है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अब अगर इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं ये कहूं कि अब एक बॉल है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ जिसका कुछ मास हमें दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तब सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो यहाँ पे इस फिगर से आप देख सकते हो कि एक बॉल हमने रख दी है, इसका मास दिया हुआ है 0.14 kg एंड जो ये इसका रेडियस है, ज्योमेट्रिक सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा बॉल का, तो ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास फॉर द बॉल। बट हमें तो सिस्टम का बताना है, हमने बॉल का थोड़ा ही बताना है। तो देखो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आगे कंसिडर करेंगे। इनिशियली हमने इसका तो सेंटर ऑफ मास निकाल दिया था, इस पूरे हैंड का सेंटर ऑफ मास तो ये है,
टोटल मास हमें पता है 4.7 kg है पूरे अब इसका हैंड का। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और आ गया, ये बॉल हमने यहाँ रख दिया। तो अब इसका एक्सीएम वाईसीएम कैसे होगा? सेम फॉर्मूला वही, m1x1 प्लस m2x2 प्लस, इसमें थर्ड ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सो डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जो मास है m1 वो तो हैंड है पूरा, और हैंड का मास कितना था 4.7 kg, मल्टीप्लाइड उसका सेंटर ऑफ मास कितना था 0 x कोऑर्डिनेट 0.095 मीटर, प्लस जो अब एक ऑब्जेक्ट हमने ऐड किया है ये कितना है, इसका मास 0.14 kg है, और इसका x कोऑर्डिनेट देखो, x कोऑर्डिनेट का आपने एग्जैक्टली यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ये बोल रखी है x कोऑर्डिनेट कितना है 0.40 मीटर, 0.40 मीटर डिवाइड बाय द टोटल मास 4.7 प्लस 0.14। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.10 मीटर। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, द सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो 4.7 ये तो हैंड का मास था, और इसका हैंड का सेंटर ऑफ मास मतलब पूरे हैंड का, इसका सेंटर ऑफ मास कितना था y कोऑर्डिनेट 0.095 था जो हमने ए पार्ट में निकाला। नाउ अब इसमें हमें ये ऐड करना पड़ेगा m2y2, सो 0.14, इसमें y2 कितना है, ये है y2, तो 0.037 डिवाइड बाय द टोटल मास, तो 4.7 प्लस 0.14, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी 0.093 मीटर। तो आई होप कि आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं फॉर 1 and 2 डायमेंशन, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करूँ, ये आपको खुद से करना है, कि अगर मैं जो बेसबॉल है इसका मास मैं इंक्रीज कर दूं 2, जैसे 0.14 kg था, अगर मैं इसको कर दूं 0.25 kg, तब आपको बताना है कि एक्सीएम और वाईसीएम क्या होगा। तो आई होप कि इतने डिस्कशन के बाद आप ये चीज़ तो निकाल ही पाएंगे, एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी हमने लोकेशन तो पढ़ ली कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे निकालते हैं, अब उसका मोशन कैसा होता है, वो बहुत ही तगड़ा टॉपिक है फिजिक्स में, अब वो पढ़ते हैं। Now the motion of the center of mass of a system is often significantly simpler compared to the motion of the other parts of the same system, making it an important factor to consider. And इस सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि सेंटर ऑफ मास का मोशन सिंपल क्यों होता है एज कंपेयर टू द मोशन ऑफ अदर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालें। सो टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, मल्टीप्लाई द मास ऑफ द फर्स्ट particle or object with its velocity, then m2 v2 and velocity it's a vector. सिमिलरली जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं आप उन सभी को ऐसे ऐड कीजिए एंड डिवाइड बाय द टोटल मास, दैट इज कैपिटल M लिख लो, या मैं अभी ये लिख देता हूँ m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल हैं सिस्टम के अंदर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा mv divided by the total mass m. So this is VCM by definition. This is how we calculate the velocity of the center of mass. Now if you compare this equation with the one we saw with the center of mass, we observe that this VCM is similar to XCM with x replaced as vector v. भैया हमने XCM क्या पढ़ा था, सिग्मा mx डिवाइड बाय m। तो बेसिकली VCM क्या है, x को आप v से रिप्लेस कर दी, दिस विल बिकम VCM। नाउ फर्दर अगर मैं इस मास को इधर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दूं, सो m टाइम्स VCM, तो ये क्या है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन, जितने पार्टिकल हैं सिस्टम के। एंड दिस इज व्हाट m1 v1 इज व्हाट, द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल plus the momentum of the second particle plus the momentum of the third particle and so on. So this is basically the total momentum. मतलब अगर मुझे मास पता हो, टोटल मास पता हो और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल गिव द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट विल कंसिडर द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। सो सिमिलरली हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास की, जैसे हमने वेलोसिटी निकाली थी वैसे ही सिमिलरली बाय द सेम एनालॉजी we can find the center of the acceleration of center of mass. So this is m1 a1 plus m2 a2 plus so on, जितने भी पार्टिकल हैं सिस्टम के अंदर, डिवाइड बाय द टोटल मास m1 plus m2 plus m3 and so on. करेक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, द ऊपर वाले पार्ट को सिग्मा m टाइम्स a divide by this is the total mass, so m, and this is ACM by definition, correct। and यहां से मैं लिख सकता हूं, अगर मैं m को लेफ्ट साइड ले जाऊं तो m multiplied with ACM, this is what sigma ma, मतलब m1 a1 plus m2 a2 प्लस जितने भी पार्टिकल्स हैं उतना हम ले लेंगे m3 a3 and so on. Now m1 a1 क्या है, by the using the Newton's second law of motion we can say this is f1, then f2, then f3 and so on, correct। and ये f1 f2 f3 ये सब क्या है, टोटल फोर्स, ft टोटल लिख दो या ft लिख दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो अगर मुझे टोटल मास पता है, उसको अगर मैं एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं फॉर द सेंटर ऑफ मास, तो वो क्या देगा हमें, द टोटल मास, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। बट हमें ये पता है कि द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज इंटरनल फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। देयरफॉर हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो m टाइम्स ACM है, दिस इज नथिंग बट the net external force acting on the system. This equation is very 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 important. Now यहाँ पे अगर ये net external force, if this becomes zero, इसका मतलब जो acceleration है center of mass की वो zero है, क्योंकि टोटल मास सिस्टम का जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ACM ही जीरो है, तभी तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो आ रही है। नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो इनिशियली किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उतने ही वेलोसिटी v से मूव करता रहेगा अंडर दिस कंडीशन। और यही तो था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, करेक्ट। फॉर एग्जांपल, इन अ कोलिजन बिटवीन टू एयर ट्रैक कार्ट, द वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। जैसे हमने कार्ट, जब कोलिजन में हम लोग पढ़ा था ये चीज़ कि अगर ये दोनों सेम मास के हैं तो क्या हो रहा है कि इनकी अगर ये कुछ स्पीड वे से आ रहा है और ये इनिशियली रेस्ट पे है, तो हिट करने के बाद इनकी जो है वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। बट जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वो सेम ही रहती है, वो बदलती नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इनिशियली बिफोर कोलिजन इन ऑब्जेक्ट के पास का कुछ सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी रही होगी ना, सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो इसे कुछ वेलोसिटी vi रही होगी, एंड आफ्टर कोलिजन इन्होंने तो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर ली सिस्टम, जो ये पार्टिकल्स हैं, बट जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी रही होगी आफ्टर कोलिजन, वो भी जो vf जो रही होगी वो vi के बराबर ही रही होगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बोला ये समझ नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझा दो। इसको मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑन दिस एंड देन यू विल हैव अ बेटर आइडिया। सो ये है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास ये सिस्टम है, ठीक है। इनिशियली जो ये वाला पार्टिकल है या ये वाला जो कार्ट है वो जो है वो रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी जीरो है, मास m है। फर्स्ट वाला जो कार्ट है इसका भी मास m है, बट इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं VCM मतलब सेंटर ऑफ मास की अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वो क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय द टोटल मास m1 प्लस m2, बोलो यार यही होगा, दिस इज m2। और अगर मैं इसको वैल्यूज पुट करूं, m1 तो m ही है हमारे पास, v1 जो है वो v0 है, प्लस m2 जो है वो m है, बट वेलोसिटी जीरो, तो ये जीरो ही हो जाएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सॉरी m1 m2 क्या है, m प्लस m, तो ये हो जाएगा 2m। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या आ गई है, दिस इज 1/2 v0।
अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मल्टीप्लाइड विद एक्स कैप, इसको हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले रखा है, करेक्ट। नाउ आफ्टर द कोलिजन ये दोनों जो है ये आपस में स्टिक हो जाते हैं और इनकी वेलोसिटी बन जाती है वी एफ। तो ये तो इंडिविजुअल ब्लॉक की वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रही होगी, बट पहले उसके लिए हमें ये वी एफ निकालना पड़ेगा। वी एफ कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? m इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू वी एफ प्लस m इंटू वी एफ। तो यहाँ से जो वी एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा? वी नॉट बाई टू। तो ये तो इंडिविजुअली इनकी वेलोसिटी आ गई। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द कोलिजन? दिस वाज द बिफोर कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन क्या होगी? वही फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2, ये तो हम ले लेंगे। बट इस केस में जो वेलोसिटी है वो v1 नहीं है, वो vf हो गई, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? vf। सो m इंटू वी एफ प्लस m2 इंटू वी एफ डिवाइड बाय द टोटल मास m1 प्लस m2। बोलो यार, समझ आ रहा है ना शायद, कि नहीं आ रहा है? यू कैन कमेंट भी इफ यू हैव एनी डाउट। सो m1 is m times vf is 1 over v naught, correct, plus m is m, vf is 1 over 2 v naught डिवाइड बाय द टोटल मास m1 प्लस m2 इज मतलब 2m हो जाएगा बेसिकली। एंड इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट यूल गेट कि जो vcm है दिस इज स्टिल 1 over 2 v naught, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो x क्या है? तो देखो यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो ब्लॉक की जो वेलोसिटीज है वो तो चेंज हो गई। इनिशियली जो ब्लॉक 1 था वो v नॉट से मूव कर रहा था, करेक्ट, बट जो ये सेकंड जो ब्लॉक था वो रेस्ट पे था। बट आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? ये दोनों ही v नॉट बाई 2 से मूव करने लगे। बट सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है पहले भी v नॉट बाई 2 ही थी और अब भी आफ्टर द कोलिजन वो भी उतनी ही है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन अगर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं तो वो जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। भले ही वो इंटरनल जो है जो सिस्टम है, जो सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं या सिस्टम का जो कार्ट है, कुछ जैसे इस केस में ये दो कार्ट थे, इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। और ये चीज़ तभी वैलिड है कि वेलोसिटी तभी सेम रहेगी जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सिस्टम के ऊपर। बट अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, इस चीज़ को मैं एक फिगर से समझाता हूँ सेम चीज़ को। तो देखो यहाँ पे ये फिगर है, सो यहाँ से आपको और अच्छा समझ में आएगा। दो कार्ट थे, ये इनिशियली वी नॉट से मूव कर रहा था और ये इसकी वेलोसिटी जीरो थी, दोनों का मास एम ही है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? क्योंकि दोनों का मास एम है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सेंटर पर रहेगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास। अब देखो इनिशियली क्या हुआ, ये तो 2 यूनिट मूव किया, ये जो अपना ब्लॉक है ये तो 2 यूनिट मूव करा, 2 यूनिट मूव किया, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से 2 यूनिट मूव करा। बट सेंटर ऑफ मास केवल 1 यूनिट मूव हुआ। एंड आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ, जो सेंटर ऑफ मास है वो 1 यूनिट मूव हुआ। पहले भी वो 1 यूनिट मूव हुआ था, अब भी वो 1 यूनिट मूव हुआ, और ये जो ब्लॉक है वो भी 1 यूनिट मूव हुआ। मतलब पहले तो ये वाला ब्लॉक 2 यूनिट मूव हो रहा था बिफोर कोलिजन, बट आफ्टर द कोलिजन ये 1 यूनिट ही मूव हुआ। बट सेंटर ऑफ मास कोलाइड करे या ना करे उससे पहले भी वो 1 ही यूनिट मूव हो रहा था। देखो यहाँ से यहीं पहुंचा था वो, और कोलिजन के बाद भी वो केवल 1 ही यूनिट मूव हुआ। तो मतलब सेंटर ऑफ मास पे इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं करेगी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आई है। एंड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर मैं जो इनिशियल जो ये वाला कार्ट है, अगर मैं इसका जो मास है उसको अगर मैं 2m कर दूं और इसको m ही रखूं, तब क्या सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वो सेम ही रहेगी या डिफरेंट होगी? एंड यू हैव टू वेरीफाई बाय कैलकुलेशंस कि वो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू हैव टू अटेम्प्ट ऑन योर ओन एंड यू कैन write me in the comment box below if you have any doubt. So with this हमने center of mass, उसकी location और उसका motion हमने अच्छे से पढ़ लिया है। एक चीज़ रहेगी कि अगर ये नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना हो, जैसे अभी तो हमने ये देखा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हमने उसका वेलोसिटी सेम रहती है, बट अगर वो जीरो ना हो तब कैसा मोशन होता है वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद एक फाइनल टॉपिक बच गया है विच इज़
द सिस्टम विद चेंजिंग मास लाइक रॉकेट propulsion। तो ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें कंप्लीट करेंगे, एंड विद दैट अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर ये फिनिश करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।